नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड पे। साथियों, मैं आशा करता हूँ आप सबकी सीटेट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। सीटेट की क्लासेस 2-3 दिन से आप थी। जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बताया भी था कि मुझको डेंगू हो गया था, जिस वजह से क्लासेस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही थी। अभी भी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन अब इतना समय नहीं है कि अभी अच्छे से रेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है। 21 जनवरी को पेपर होना है, अभी कंटेंट ख़त्म करवाना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाना है। तो इस वजह से मैं क्लासेज फिर से आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। इतने दिनों तक आपकी क्लासेज डिस्टर्ब थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब आपकी क्लासेज प्रॉपर तरीके से चलेंगी, सारी क्लासेज आपको मिलेंगी। तो आप बस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए फिर आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के लेसन 1 पादपों में पोषण को कवर करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है सीटेट पेपर 2 में साइंस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एवं बिहार शिक्षक भर्ती में भी साइंस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के चैप्टर 1 पादपों में पोषण को हम लोग कवर करेंगे। इसमें जो जो मेन पॉइंट है मैंने सबको हाईलाइट किया है, वही हमको पढ़ना है। अगर आप इसकी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग जुड़ जाइए। जैसे ही क्लासेस सब खत्म होंगी मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के दे दूँगा। चलिए फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन का नाम है पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण, यहाँ से जो जो मेन पॉइंट है हमको वही पढ़ना है। चलिए फिर, पोषण तत्व क्या होता है यानी न्यूट्रिशन क्या होता है। तो भोजन के वह घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। तो भोजन के वह घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। और पोषण क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशियन क्या होता है। तो पोषण क्या होता है, सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को हम लोग पोषण कहते हैं। पोषण के जो प्रकार होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। तो पोषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाती है। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव जो होते हैं अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाती है। इस प्रकार का पोषण सभी हरे पौधों में होता है। तो स्वपोषी पोषण जो होता है इसको हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। इस प्रकार का पोषण सभी हरे पौधे करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विषम पोषी पोषण क्या होता है। तो विषम पोषी पोषण होते हैं जो जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम लोग विषम पोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर, कीट पतंग, अमीबा, कवक, फंजाई और मशरूम इत्यादि। तो विषम पोषी पोषक जो होते हैं जो जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम लोग विषम पोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर, कीट पतंग, अमीबा, कवक, फंजाई और मशरूम इत्यादि आदि होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पौधों में विषम पोषी पोषण के प्रकार देखते हैं। तो विषम पोषी पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक मितजीवी पोषण होता है और एक परजीवी पोषण होता है, जिसको हम लोग सैप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं और एक पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। आइए हम पहले मितजीवी पोषण को देखते हैं। तो मितजीवी पोषण जो होता है, पोषण की वह विधि होती है जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से करता है। तो पोषण की यह विधि जिसमें जीव जो होते हैं वह अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से करते हैं, इस प्रकार के पोषण को हम लोग क्या कहते हैं, मितजीवी पोषण कहते हैं। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव जो होता है वह अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से करता है, तो इस प्रकार के पोषण को हम लोग क्या कहेंगे, मितजीवी पोषण कहेंगे। जैसे मशरूम, कवक और फंजाई आदि इसके उदाहरण होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। परजीवी पोषण क्या होता है। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीव परपोषी के बनाए भोजन पर निर्भर रहता है, इस प्रकार के पोषण को हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव जो होता है वह अपना भोजन किसी अन्य जीवों के परपोषी के बनाए गए भोजन पर निर्भर रहता है, तो इस प्रकार के पोषण को हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। इसका उदाहरण जो है अमरबेल है। अमरबेल आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग के घर के आसपास जो पौधे के ऊपर चढ़ जाता है, नीम वगैरह पेड़ पे आप लोग देखा होगा, पान की पत्ती की तरह होता है, चढ़ के पूरे पेड़ को अच्छी तरह से जकड़ लेता है, पेड़ सूख जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अमरबेल कहते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। परजीवी और मितजीवी में अंतर देखते हैं। तो परजीवी और मितजीवी में जो अंतर होता है, परजीवी जो होते हैं ये अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। परजीवी सामान्यतः परपोषी के शरीर के ऊपर या भीतर रहते हैं। तो परजीवी में होता है जो ये अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। परजीवी सामान्यतः परपोषी के शरीर के ऊपर या भीतर रहते हैं। और मितजीवी क्या होते हैं? तो मितजीवी अपना पोषण जीवों के मृत और सड़े गले जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो मितजीवी जो होते हैं वह अपना पोषण जीवों के मृत और सड़े गले जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। वहीं मितजीवी मृत और सड़े गले पदार्थों के ऊपर रहते हैं। तो मितजीवी मृत जो और सड़े गले पदार्थों के ऊपर रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवों को भोजन खाद्य की आवश्यकता। तो जीवों को जो खाद्य की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। तो जीवों को खाद्य की आवश्यकता जो होती है वह निम्न कारणों से होती है। आइए देखते हैं हम लोग। काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो काम करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की होती है। शरीर निर्माण के लिए, शरीर के टूट फूट की मरम्मत के लिए, कोशिकाओं को नियमित ऊर्जा प्रदान करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। आइए देखते हैं हम। तो हरे पौधे जो होते हैं वह अपना भोजन सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। तो जो हरे पौधे होते हैं ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली अपक्रिया का समीकरण हम लोग देखते हैं। यहाँ से प्रश्न कई बार पेपर में बन जाता है कि पहला तो प्रश्न यही बनता है कि प्रकाश संश्लेषण है क्या? तो हरे पौधे जो होते हैं अपना भोजन सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट यह बनता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली अपक्रिया का समीकरण क्या है, यानी इसका फार्मूला कैसे होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल बड़ा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिलकर बनता है। ठीक। पत्तियों पादपों की खाद फैक्ट्री। पत्तियां एवं पादपों की खाद फैक्ट्री, आइए इस पे देखते हैं हम लोग। तो केवल पादप ही ऐसा जीव है जो जल, कार्बन और डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। तो केवल पादप ही ऐसे जीव होते हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। चूँकि पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है, इसलिए पत्तियां जो होती हैं और पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। तो केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। चूँकि पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है, इसलिए पत्तियां पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट, स्टोमेटा क्या होता है? इसको हम लोग रंध्र भी बोलते हैं। तो स्टोमेटा रंध्र क्या होता है? तो पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। इन्हीं छिद्रों को हम लोग रंध्र कहते हैं। तो पत्तियां जो होती हैं इनकी सतह पर एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पाए जाते हैं, जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। इन्हीं छिद्रों को हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया भी गया है। जैसा आप लोग फिगर में देख रहे हैं, ये पत्तियों में रंध्र जैसे आपको छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं ना, आपको छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं, ऐसे पत्तियों में पाया जाता है। इसी को हम लोग रंध्र कहते हैं। ठीक। ये रंध्रों के प्रकार हैं और द्वार कोशिकाएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पत्तियों में रंध्र का कार्य क्या होता है? तो पत्तियों में जो रंध्र का कार्य होता है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। पौधों में वाष्पोजन की क्रिया भी रंध्रों के द्वारा होती है। वहीं पौधों में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण भी रंध्रों के द्वारा होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। पौधों में वाष्पोजन की क्रिया भी रंध्रों के द्वारा होती है। पौधों में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण भी रंध्रों के द्वारा होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल क्या होती है? तो पत्तियों में एक हरा वणक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो पत्तियों में एक हरा वणक होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है? तो यह पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो यह पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। क्लोरोफिल का यही कार्य होता है। पत्तियां हरी किसके कारण होती हैं? क्लोरोफिल के कारण होती हैं। पादपों में खाद्य संश्लेषण की क्रिया, आइए हम देखते हैं। तो पादपों में खाद्य पदार्थों का जो संश्लेषण होता है इनकी पत्तियों में होता है। पौधे मृदा में उपस्थित जल और खनिज पदार्थों को अवशोषित कर तनों के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है एवं पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। और वहीं प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होने वाला एक रासायनिक अपक्रिया होती है जिसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड कच्चे पदार्थ के रूप में पौधे उपयोग करते हैं, तथा यह अपक्रिया जो होती है इसमें सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। तो जो
पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है उनकी पत्तियों में होता है, और पौधे जो होते हैं मृदा में उपस्थित जल और खनिज पदार्थों को अवशोषित कर तनों के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। वहीं प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होने वाला एक रासायनिक अपक्रिया होती है जिसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड कच्चे पदार्थ के रूप में पौधे उपयोग करते हैं। यह अपक्रिया सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। इस पत्तियों के अलावा पादपों के अन्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। तो पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोजन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां जो होती हैं या सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। तो क्या हो जाती हैं? पत्तियां सल्क और शूल रूपी हो जाती हैं। और इन पादपों के तने जो होते हैं हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शैवाल क्या होते हैं? तो आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अपपंकी काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें हम लोग शैवाल कहते हैं। तो आप लोगों ने गीली दीवारों पर या तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अपपंकी काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। शैवाल में हरा रंग। तो शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण यह कारण दिखाई देता है। तो शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण यह कारण हरा दिखाई देता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोशिका क्या होती है? तो कोशिका जो होती है सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं, या सूक्ष्म इकाई का जिसमें केवल सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। कुछ जीव एक कोशिका के बने होते हैं जिन्हें एक कोशिका कहते हैं। कोशिका जीव कहा जाता है जैसे अमीबा और कुछ जीवाणु होते हैं। कोशिका के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है कोशिका भित्ति, जो पादप कोशिकाओं में सबसे बाहरी दीवार जटिल कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। तो पादप कोशिकाओं में सबसे बाहरी दीवार जटिल कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। उसके बाद कोशिका झिल्ली क्या होती है? तो कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना होती है, घिरी होती है, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। केंद्रक क्या होता है? तो कोशिका के केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना होती है जिसको हम लोग केंद्रक कहलाती है। तो कोशिका के केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना होती है जो केंद्रक कहलाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोशिका द्रव्य क्या होता है? तो केंद्रक जो होता है, केंद्रक होता है चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है। तो केंद्रक चारों ओर से जेली से समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, जो कि आपको फिगर में दिखाया गया है। कोशिका का आरेख दिखाया गया है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, यहाँ पे केंद्रक आपको दिखाया गया है। चलिए, पत्ती से मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण। तो यदि पत्तियों में स्टार्च है तो यह दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। इसकी जांच के लिए हम एक ही प्रकार के दो पादपों का गमला लेंगे और एक को 72 घंटों के लिए अंधेरे में रखेंगे और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में दोनों पौधों की पत्तियों पर आयोडीन विलयन की बूंदें गिराकर हम मंड की उपस्थिति का परीक्षण करेंगे। जब आयोडीन विलयन मंड स्टार्च में संपर्क में आता है तो एक गहरा नीला रंग आता है। इससे पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का पता चलता है। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण देखते हैं सबसे पहले। तो पादपों में कार्बोहाइड्रेट का जो संश्लेषण होता है या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो पादपों में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर यह बनता है। प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है, प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन की मात्रा भी होती है। मिट्टी में कुछ विशेष राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ जो होते हैं या पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये जीवाणु इन वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर नाइट्रेट में बदल देते हैं। यही नाइट्रेट पादप प्रोटीन के संश्लेषण में उपयोग करते हैं। चलिए, कीटभक्षी पादप क्या होते हैं?
तो कुछ पादपों में घड़े जैसी संरचना होती है। आप लोगों ने यहाँ से ईबीएस में भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। निफेंथिस पौधे से प्रश्न पूछा जाता है ना, घटपड़ी पौधा जो होता है, यहाँ से पीचस प्लांट जिसको हम लोग कहते हैं। तो कुछ पादपों में घड़े जैसी संरचना होती है जो पौधे के पत्तियों के रूप में रूपांतरित भाग में होती है, और इसके पत्ते का शीर्ष भाग इस घड़े का ढक्कन का कार्य करता है। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह इसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा फंसे हुए कीट का पाचन हो जाता है। कीट के भक्षण करने वाले ऐसे पादपों को हम लोग कीट भक्षी पादप कहते हैं। उदाहरण घटपड़ी पौधा होता है। जैसे आप लोग को निफेंथिस पौधा पे दिखाया गया है, इसके घड़े की तरह मुंह होता है, मनमोहक खुशबू निकालता है। जानवर छोटे छोटे चूहे वगैरह खींचे चले आते हैं, जैसे यहाँ आते हैं अपना मुंह बंद कर लेता है और शिकार करता है। चलिए, कवक और शैवाल में सहजीवी संबंध। तो शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक जो होते हैं शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल, पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो जो शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, तो कवक शैवाल को रहने के स्थान, आवास, जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फलीदार पौधों में जड़ों में जीवाणु। तो राइजोबियम नामक जीवाणु चना, मटर, मिग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों में जड़ों में रहते हैं और इन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। क्योंकि जो पौधे होते हैं या नाइट्रोजन को विलेय रूप में अवशोषित कर दे सकते हैं। बदले में जो पादप होते हैं राइजोबियम जीवाणु को आवास और खाद्य प्रदान करते हैं। इनमें भी सहजीवी संबंध होता है। तो जो राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं ये लोग चना, मटर, मिग और सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं और इन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते रहते हैं। वहीं वायुमंडल में नाइट्रोजन का विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। चूँकि जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन को विलेय रूप में अवशोषित कर सकते हैं। बदले में पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास और खाद्य प्रदान करते हैं। इनमें भी सहजीवी संबंध होता है। दालों की फसलों में नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो राइजोबियम नामक जीवाणु चना, मटर, मिग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों जड़ों में रहते हैं और यह वायुमंडल में नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। यही कारण है कि दालों में फसलों के लिए इन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के लिए बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आज के सेशन में हम लोगों ने NCERT क्लास 7 साइंस के चैप्टर 1 को कवर किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था साइंस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। क्योंकि सीटेट पेपर 2 में साइंस से जो प्रश्न पूछे जाते हैं NCERT क्लास 6 to 8 से ही पूछे जाते हैं। तो मैंने साइंस की प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें क्लास 6 के सारे चैप्टर कवर कर दिया हूँ। क्लास 7 के चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप इसकी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इसकी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। वहीं पे आपको क्लासेस की नोट्स और PDF प्रोवाइड की जाती हैं। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए फिर आज के सेशन को वहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।